हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बेहतर होंगे, हेल्दी होंगे और आपकी पढ़ाई क्या ठीक से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ा रहा था क्लास 7 न्यू लॉन्गमैन विस्टास। ठीक है, बुक कौन सी है? न्यू लॉन्गमैन विस्टास। इस बुक के क्लास 7 के मैंने हिस्ट्री के और ज्योग्राफी के चैप्टर्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप चाहें तो उन्हें जा करके मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। चैनल को विजिट करिएगा और उसमें वीडियोज़ में जाइए, आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। और फिलहाल मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा था सिविक्स के चैप्टर्स। तो इसमें सिविक्स का जो चैप्टर 1 है उसका वीडियो मैंने पढ़ा दिया है, पूरा चैप्टर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, उसको आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी। चैप्टर का नाम क्या है? इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के पार्ट्स या डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशंस। तो ये आपकी आज की पहली हेडिंग है और इसी हेडिंग से आपका चैप्टर शुरू हो रहा है। तो आइए बिना देर किए इसको मैं शुरू कर देता हूँ। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में आपने इससे पिछला जो चैप्टर था, जो चैप्टर नंबर 1 था, उसको भी आपने, उसमें भी ये चीज़ मैंने पढ़ाई थी, उसमें भी इस चीज़ का जिक्र आया था। फिर से आया तो हम फिर से समझ लेते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है सार्वभौमिक मताधिकार, यानी कि आपके कंट्री में या आपके स्टेट में जितने भी लोग हैं उन सबको हम एक पावर देंगे। किसकी पावर देंगे? वोट करने की पावर देंगे। उनको हम एक पावर दे देंगे कि यू कैन वोट, आप वोट कर सकते हैं। और वो वोट करके क्या करेगा कि अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेगा। ठीक है, अपना एमपी चुनेगा, अपना एमएलए चुनेगा, हिंदी में कहें तो सांसद या विधायक चुनेगा, ग्राम प्रधान चुन सकता है। ठीक है, या वार्ड, ये आपके बड़े शहरों में नगर पालिका होती है, नगर निगम होता है, पार्षद होते हैं, मेयर होते हैं, उनका वो चुनाव करता है। तो वो क्या करते हैं कि उस एरिया के लिए आवाज़ उठाते हैं और वहाँ से फंडिंग लाने का काम करते हैं। उनको उस एरिया की डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट पैसा देती है और उस एरिया का डेवलपमेंट वो करते हैं। तो इसी पावर को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहा जाता है। ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कॉन्स्टिट्यूशन जब 1950 में जब अडॉप्ट कर लिया गया तो उसी दिन से हमने ये जो है कि अधिकार अपने लोगों को दे दिया कि 18 ईयर्स के ऊपर, 18 के या 18 ईयर्स के ऊपर जितने भी लोग हैं वो क्या कर सकते हैं? दे कैन कास्ट देयर वोट, वो अपना वोट डाल सकते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है? पॉलिटिकल इक्वलिटी। ये पॉलिटिकल इक्वलिटी लाता है। पॉलिटिकल इक्वलिटी का मतलब क्या हुआ कि पॉलिटिक्स में अगर किसान है, दुकानदार है, समोसा बनाने वाला है, बिस्किट बनाने वाला है, ठीक है, या कोई टीचर हैं या कोई भी काम वो करता है, वो सब इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। इलेक्शन में खड़े होकर के अपने नाम पे वोट मांग सकते हैं। अगर जीते तो एमपी होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हर कोई वोट दे सकता है और हर कोई इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। तो इससे जो है कि पॉलिटिकल इक्वलिटी आती है। ऐसा नहीं होता है कि एक ही परिवार के लोग पॉलिटिक्स में हैं और वही एमएलए बन रहे हैं, वही एमपी बन रहे हैं, बाकी जो नॉर्मल मैन है, जो कॉमन मैन है, उसके घर के लोग वो इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे हैं या वोट नहीं डाल पा रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं, ये पॉलिटिकली सबको इक्वल कर देता है, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे देता है भाई, कि आप भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, आप भी एमपी बन सकते हैं, आप भी एमएलए बन सकते हैं, आप भी प्रेसिडेंट या आप भी मतलब जो भी पोस्ट होती है आप पा सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? इनकरेज पीपल टू वोट। ये देश के लोगों को, देश के युवाओं को या देश के लोगों को वोट करने के लिए इनकरेज करता है, प्रेरित करता है कि आप अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करें और वोट दे करके एक रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेदार सरकार चुने, अच्छी गवर्नमेंट चुने जो आपके फ़ायदे के लिए सोचे, आपके विकास का काम करे, देश को मजबूत बनाए, देश के विकास का काम करे। उसके बाद से तीसरा पॉइंट क्या है? एक्ट ऑफ चूजिंग रिप्रेजेंटेटिव्स। जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, जो सबसे मेन इसमें काम क्या होता है, ये हमें क्या करता है कि हमें ये अधिकार दे देता है, हमें ये पावर दे देता है कि हम अपनी मर्जी का नेता चुन सकेंगे, हम अपनी मर्जी का एमपी, एमएलए वगैरह चुन सकेंगे, जो हमको पार्लियामेंट में जा कर के हमको और हमारे एरिया को क्या करें? रिप्रेजेंट करें। उसके बाद से क्या करता है? प्रोवाइड कंसेंट बेस्ड गवर्नमेंट। और इस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का जो ये पावर है, ठीक है, इसके चलते हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सब सर्वसम्मति से, ठीक है, जो इंडिया में जो गवर्नमेंट चुनी जाती है वो सबकी वोट द्वारा चुनी जाती है। तो एक सबका सुनने वाली, सबका समझने वाली, सबका मानने वाली और सबकी मनपसंद सहमति के आधार पे, एग्री के आधार पे
हमें एक गवर्नमेंट मिलती है और उस गवर्नमेंट से शिकायत किसी की भले हो गवर्नमेंट से कि हमारे लिए गवर्नमेंट नहीं काम कर रही है, हमें क्या फ़ायदा हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा जो तबका है, एक लगभग बहुत बड़ी आबादी है, ने उसको वोट दे करके गवर्नमेंट बनाई है। सहमति असहमति उस गवर्नमेंट से हो सकती है, लेकिन वो फिर भी क्या कही जाएगी, वो कंसर्न बेस्ड गवर्नमेंट यहाँ पे वो कही जाएगी। अब इसके बाद से अगला आपका हेडिंग आता है इलेक्शन। अब इलेक्शन क्या है? इलेक्शन वो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, हम अपने एमपी एमएलएस को चुनते हैं और चुन करके हम स्टेट में गवर्नमेंट बनवाते हैं और पूरे इंडिया के गवर्नमेंट हम बनवाते हैं। अगर वही इलेक्शन स्टेट में होता है तो स्टेट को सीएम मिलते हैं, चीफ मिनिस्टर मिलते हैं, ठीक है, और विधानमंडल मिलता है और फिर वो मुख्यमंत्री, वो चीफ मिनिस्टर उस स्टेट के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। ठीक है, स्टेट कैसे डेवलप किया जाए, स्टेट में एजुकेशन कैसे बढ़ाई जाए, रोज़गार कैसे दिए जाएँ, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप किया जाए, नई नई कंपनीज़ कैसे हैं, सड़कें कैसे बने, सुविधाएं फैसिलिटीज़ क्या क्या दिया जाए, इसके लिए जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आपको आता है और फिर वो स्टेट जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के नाते पूरे स्टेट का डेवलपमेंट वो करते हैं। ठीक है, जैसे अभी पिछले बार इलेक्शन हुआ था तो लोगों ने वोट डाल करके बीजेपी को जिताया, तो योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के सीएम हैं, तो वो यहाँ के यूपी के डेवलपमेंट के लिए वो काम कर रहे हैं। और जितने भी सीएम हैं अपने अपने स्टेट में सभी लोग डेवलपमेंट के काम तो करते हैं। यही अगर इलेक्शन आपके पूरे इंडिया लेवल पे होता है तो उसे हम लोकसभा का चुनाव कहते हैं, जो होने वाला है, जो आने वाला है, बहुत उसके डेट्स नज़दीक आ गए हैं। ठीक है, तो इलेक्शन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी भी देश की जनता सर्वसम्मति से पूरे एग्री के साथ, ठीक है, पूरे होशो हवास में अपनी मनपसंद जो है कि रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनती है वोट डाल करके, और फिर वो जो सबसे बड़ी जो पार्टी होती है जिसके ज़्यादा मेंबर जीतते हैं, जिसके ज़्यादा नेता जीतते हैं, फिर वो पार्टी मिल करके गवर्नमेंट बनाती है और कंट्री सुचारू रूप से एक स्टीडी रूप से कंट्री का काम धाम चलता है, विकास का काम वगैरह चलता है। ठीक है, अब आते हैं और अगला हेडिंग हम ले लेते हैं। अगला आपका हेडिंग है कंडक्टिंग इलेक्शंस। ठीक है, तो अभी जब हो गया कि भाई इलेक्शन कौन सा प्रोसेस है, तो इलेक्शन वो प्रोसेस है जिसके नाते हम क्या करते हैं कि अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट डाल करके चुनते हैं और फिर वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो हमारे बेसिस पे, हमारे आधार पे क्या करते हैं, हमारे आधार पे डाले गए वोट्स के बेसिस पे वो जीतते हैं और जीत करके गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है, और कंट्री के विकास के काम में वो लगते हैं। अब सपोज कर लीजिए, अब सवाल ये आता है कि भाई इलेक्शन कंडक्ट कैसे हो। इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ा देश है, ये लोग ज़्यादा हैं यहाँ पे। ठीक है, 1 अरब और आपका ये लगभग 138 से 135 करोड़ के आसपास हम हैं। तो इतने बड़े कंट्री में, ठीक है, इलेक्शन को ऑर्गेनाइज कराना, ईमानदारी से वोट डलवाना, देखिए, ताकि कोई घटना ना होने पाए, कोई खून खराबा ना होने पाए, कहीं कोई बूथ कैप्चरिंग ना होने पाए, किसी को नुकसान ना होने पाए, ये तो बहुत बड़ा काम है, बहुत चैलेंजिंग काम है। तो इस काम को करने के लिए एक संस्था बनाई गई है, एक कमीशन बनाया गया है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या नाम है उसका? ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन में एक आपके जो उसके सबसे सीनियर होते हैं वो होते हैं आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं, तो उनको असिस्ट करने के लिए, उनका हेल्प करने के लिए उनके 3 असिस्टेंट रखे जाते हैं। और इस संस्था जो होती है आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय चुनाव आयोग, इस संस्था का काम क्या होता है कि पीसफुली इलेक्शन कंडक्ट कराना। और जब इलेक्शन के डेट जिस दिन आपके डिक्लेयर हो जाते हैं कि इस डेट से इलेक्शन है, तो उसके कुछ महीने पहले, ठीक है, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, ठीक है, क्या होता है कि कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, जिसको आचार संहिता कहा जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट जो लागू होता है उसमें बहुत सारे नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करना होता है। जैसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसा लेके आप कहीं नहीं जा सकते हैं। ठीक है, बहुत लोग इकट्ठा होकर के कुछ मतलब उल जुल आप बोल नहीं सकते हैं किसी नेता के खिलाफ या किसी पार्टी के खिलाफ। आपने अगर कोई आपत्तिजनक बात कह दी तो आपका नॉमिनेशन रद्द हो सकता है, आपको जेल में डाला जा सकता है, शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, फिर आप चुनाव में वोट डालने के बाद ही छूटेंगे। ठीक है,
तो कोई किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो पाए, किसी प्रकार का कोई घटना ना हो जाए, इसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रहती है और इसको पूरा पावर दिया जाता है। ठीक है, इस संस्था को पूरा पावर दिया गया रहता है। पुलिस वगैरह सब इसके अंडर रहती है जब से चुनाव होता है और जब तक चुनाव हो नहीं जाता है, या जब तक वो कोड ऑफ कंडक्ट हटता नहीं है, तब तक ये पूरी पावरफुल बॉडी हो जाती है। इसके एक फ़ोन पे ऐसी की तैसी सबकी हो जाएगी। बहुत सारा पावर इनको दिया जाता है। ठीक है, तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये इंडिया में इलेक्शन कराने के लिए सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी है और अच्छे से ये इलेक्शन कमीशन जो है कि चुनाव करवाता है। वो उसकी सारी तैयारियां जो होती हैं उसको ध्यान में रखता है। ठीक है, कैसे कैसे क्या किया जाए, बूथ कैसे बनाया जाए, बाकी चीज़ें कैसे प्रिपेयर किए जाएँ, ईवीएम को पहुंचाना, चुनाव की मशीनों को पहुंचाना, मतलब जितनी भी व्यवस्था होती है, जो भी चीज़ें करनी होती हैं, तो इसी की देख रेख में आपकी की जाती हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की देख रेख में की जाती हैं। अब अगली आपकी हेडिंग आ जाती है कास्टिंग वोट्स। ठीक है, वोट जो आपका डालना होता है। ठीक है, इंसान वोट कैसे डालता है? तो वोट डालने के लिए सबसे पहले इंडिया में क्या है कि भाई आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 18 या 18 प्लस होनी चाहिए। आप अगर 18 साल के हैं, 18 ईयर्स के हैं, तो आप वोट डाल सकते हैं। इसके लिए ठीक है, आपके पास एक जो होता है इलेक्शन कमीशन द्वारा, ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो आपका होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, उसके द्वारा एक आपका बनाया जाता है वीआईसी, वोटर आईडी कार्ड, मतदाता पहचान पत्र। तो आपका वोटर आईडी कार्ड होना जरूरी है, वो बन जाता है। आप जब 18 साल के हो जाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपका वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा वो बनाया जाता है। और ये जो वोटर आईडी कार्ड होता है, ये आपका आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में भी आता है। अगर आपकी पहचान आपसे मांगी जाए कि आप कौन है, तो वो जो आपका वोटर आईडी कार्ड होता है उसको आप दिखाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। वो आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में लिया जाता है। उसके साथ आपका आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, और आप अगर गांव में रहते हैं तो प्रधान के थ्रू, शहर में रहते हैं तो मेयर्स के थ्रू एक लिस्ट बनाई जाती है जिसे वोटर्स लिस्ट कहते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं वोटर्स लिस्ट। ये बेसिक लेवल पे, अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव के प्रधान वगैरह जो सेक्रेटरी वगैरह होते हैं वो इस चीज़ को तैयार करते हैं। इसमें क्या होता है कि हर घर से, ठीक है, चेकिंग की जाती है और जो वोट डालने लायक होता है वो आकर के और आपका नाम इसमें डाल दिया जाता है। वोटर्स लिस्ट जो है कि तैयार हो जाती है। तो वोटर्स लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आप वोट डाल सकते हैं। अगर आपका नाम वोटर्स लिस्ट में नहीं है तो कुछ कंडीशंस के मुताबिक आप जिसमें वोट उसमें डाल सकते हैं, लेकिन वोट डालने में बहुत आपको परेशानी होगी, क्योंकि इसमें आपका नाम रहेगा तो फिर आपको एक पर्ची दी जाएगी। आप जब वोट डालने जाएंगे तो उससे पहले आपको एक पर्ची दी जाएगी। उस पर्ची को लीजिए और अपना वोटर आईडी कार्ड लीजिए और जाइए और अपना वोट डाल करके चले जाइए। वोट डालने के लिए आपका होता है ईवीएम। ठीक है, पहले आज के 20-25 साल पहले जो इलेक्शन हुआ करता था वो बैलेट से हुआ करता था, यानी कि आपको एक पर्ची मिली करती थी। ठीक है, एक पेज मिलता था, पर्ची मिलता था, बाएं साइड में जो भी चुनाव में खड़े लोग होते हैं उनके नाम रहते थे और दाएं साइड में उनके चिन्ह रहते थे। ठीक है, यानी पार्टी और उसके चिन्ह, उम्मीदवार उसके चिन्ह रहते थे और उसको एक मुहर आता था, उस मुहर से ऐसा ठप्पा लगा करके और इधर से एक बार मोड़ना था, एक बार इधर से मोड़ना था और फिर ऐसे मोड़ करके और उसको एक बॉक्स रहता था, एक बॉक्स रहता, उसी बॉक्स में डाल दिया जाता था जिसको कि बैलेट बॉक्स कहते थे। तो उस जमाने में बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं हुआ करती थी। ठीक है, जो अगर कोई अपने जीतने हैं, दूसरा अगर को नहीं जीतने देना है तो उसी बैलेट बॉक्स में लोग पानी डाल देते थे तो पर्चियां बिक जाती थी। या अगर आपने गलत जगह मुहर मार दिया या आपने सही से उसको नहीं फोल्ड किया तो वो वोट काउंट ही नहीं होते थे। तो पहले बहुत सारी गोलीबारी घटनाएं होती थी और खासकर बिहार और यूपी इसके लिए फेमस था। बिहार में तो बूथ कैप्चरिंग होती थी, लालू के ज़माने की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें लोग ईमानदारी से कुछ ही जगह पे वोट पड़ता था। बाकी अगर कहीं कोई गुंडागर्दी वाला है, अगर कोई बाहुबली टाइप का है जिसकी उस इलाके में बड़ी चलती है, तो बहुत सारा हेर फेर हुआ करता था। लेकिन अब ये सिस्टम नहीं है। अब आपका क्या है कि अब आप जब वोट डालने जाएंगे तो एक मशीन आपको मिलेगी, उस मशीन के सहारे आप अपना वोट डाल सकते हैं। इसको कहते हैं ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है
इसके लेफ्ट साइड में जो कैंडिडेट रहते हैं चुनाव में खड़े हुए उनके नेम रहते हैं, और उसके बाद साइड में उनका चुनाव चिन्ह रहता है। ठीक है, जैसे अगर वो बीजेपी से हैं तो कमल बना रहेगा, कांग्रेस से हैं तो हाथ का पंजा बना रहेगा, सपा से हैं, ठीक है, समाजवादी पार्टी से हैं तो साइकिल बनी रहेगी। उसके आगे नीला कलर का बटन होता है, जैसे आप बटन दबाएंगे तो वहाँ पे रेड कलर का एक लाइट जलेगा और सीटी जैसी आवाज आएगी, तो समझिए कि आपका वोट पड़ गया। ठीक है, तो ईवीएम बहुत इंपॉर्टेंट है। ईवीएम से जब इलेक्शन होने लगे तो चीज़ें आसान होने लगी, बहुत कम से कम समय में, कम मिनटों में हम वोट डाल करके चले आते हैं। वोटर्स लिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि ये जो है कि बेसिस ग्रास रूट लेवल पर तैयार किया जाता है। वोटर्स लिस्ट हर साल अपडेट होती है। ठीक है, हर साल कुछ न कुछ नए लड़के 18 साल के होते हैं, 18 ईयर्स के होते हैं, तो वो नए वोटर वाले हो जाते हैं, मतलब नया पहली बार वोट डालने जाते हैं वो। तो लिस्ट ये हर साल लगभग चेंज होती रहती है, और इसमें अगर आपने अपना पता वगैरह चेंज किया है तो फिर आप उसमें आपको अपडेट कराना पड़ता है। ठीक है, तो आपका मिलता है। तो वोटर लिस्ट मैंने आपको बताया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया, और ईवीएम के बताया, और पूरा प्रोसेस ही मैंने आपको बता दिया कि वोट कैसे डाला जाता है और चुनाव कैसे कंडक्ट करवाया जाता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके बुक में अगली हेडिंग क्या होता है, इलेक्शन के इंपॉर्टेंस क्या है। तो इलेक्शन के बहुत सारे इंपॉर्टेंस होते हैं। इलेक्शन से सबसे पहले बात हमें ये पता चलती है कि जनता का मूड क्या है। ठीक है, पीपुल्स विल, यानी जनता क्या सोचती है, जनता का मन क्या है। हर 5 ईयर्स के बाद आपको वोट डालने का मौका मिलता है। अगर जनता को गवर्नमेंट का काम पसंद नहीं है तो जनता दूसरे के वोट करेगी, वो जीतेगा तो वो सरकार बनाएगा, वो गवर्नमेंट बनाएगा। तो जो है कि लोगों को समय समय से सरकार बदलने का, व्यवस्था बदलने का मौका मिलता है। अच्छा, इलेक्शन करवाने से देश को जो है कि क्या मिलता है, तो गवर्नमेंट मिलती है। ठीक है, जो कंट्री की जो पार्लियामेंट है वो ऑन हो जाती है, पार्लियामेंट में कामकाज होने लगता है, डिबेट होने लगता है, बहस होने लगता है, और बिल वगैरह पास कराए जाते हैं। ये फ़ायदा होता है। उसके बाद से अच्छा, इलेक्शन से हमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुनने का मौका मिलता है। हम अपने मन मर्जी के हिसाब से नेता चुन सकते हैं, अपने लीडर चुन सकते हैं, और अपने एरिया का रिप्रेजेंटेटिव हम वहाँ पे डाल के प्रतिनिधित्व हम बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ आपके इलेक्शंस के फायदे होते हैं। उसके बाद से आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है आपकी पॉलिटिकल पार्टीज। क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, अब जब इलेक्शन हो रहा है, चुनाव हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, तो पार्टी तो होगी ही, क्योंकि अगर पार्टियां नहीं होंगी तो फिर कैंडिडेट कैसे खड़े होंगे। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज वो पॉलिटिकल ग्रुप्स होती हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, अपने कैंडिडेट उसमें खड़े करती हैं, टिकट देती हैं। टिकट के आधार पर फैसला होता है कौन सा कैंडिडेट किस एरिया से खड़ा होगा, और जिस एरिया से कैंडिडेट आप खड़ा करते हैं उसको कहते हैं कंस्टिट्यूएंसी। उसको क्या कहते हैं, कंस्टिट्यूएंसी कहते हैं, चुनावी क्षेत्र। अब 2 प्रकार का ये एरिया होता है ये। अगर आपको पूरे इंडिया लेवल पे इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसको कहते हैं लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी कहेंगे, क्योंकि वो लोकसभा का क्षेत्र हो गया, क्योंकि वो आप जीतेंगे तो फिर आप एमपी बनेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे और लोकसभा में बैठेंगे। ठीक है, और अगर स्टेट लेवल पे आपका इलेक्शन होता है तो उसको जो है कि स्टेट लेवल कंस्टिट्यूएंसी कहते हैं या एमएलए कंस्टिट्यूएंसी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो स्टेट लेवल पे होता है। तो कंस्टिट्यूएंसी वो होता है कि जिस क्षेत्र से, जिस एरिया से, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के जो कैंडिडेट हैं जिनको टिकट मिला हुआ है वो खड़े होंगे और वो उस एरिया में फाइट करेंगे, और उस एरिया में जितनी भी जनता आएगी, जितने भी पॉपुलेशन आएंगी जो 18 या 18 ईयर से ऊपर होंगी, वो लोग उनको वोट करेंगे। ठीक है, अब मैं रहता हूँ आपका गोरखपुर ज़िले में, तो अब मेरा जो लोकसभा का जो कंस्टिट्यूएंसी है, अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं कहाँ वोट देता हूँ, तो मैं बांसगांव लोकसभा सीट से मैं वोट देता हूँ, क्योंकि मैं गोरखपुर ज़िले में आता हूँ। ठीक है, और अगर मुझे एमएलए के लिए वोट करना पड़े, ठीक है, चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन अगर मैं मुझे वोट करना पड़ता है, तो मैं चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र से मैं वोट अपना डालता हूँ, चौरी चौरा एमएलए कंस्टिट्यूएंसी से मैं डालता हूँ। लेकिन अगर एमपी के इलेक्शन की बात हो, प्रधानमंत्री के चुनाव, प्राइम मिनिस्टर के चुनाव की बात हो, तो अब जो मेरी जो कंस्टिट्यूएंसी है वो कहाँ हो जाती है, बांसगांव लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी मेरी हो जाती है। अगर आप गोरखपुर के हैं तो आपका गोरखपुर होगा, देवरिया होगी, इस प्रकार से कंस्टिट्यूएंसी
बनी होती है और उसमें उठ करके वो लोग वोट वो डालते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टीज में भी आपकी दो कैटेगरीज हो जाती हैं, एक होती है नेशनल लेवल पार्टी और एक होती है रीजनल पार्टी। जो नेशनल लेवल की पार्टी होती है उसका जो जनाधार होता है, उसका जो कैडर होता है, उसके जो कैंडिडेट है, उसके जो लोग होते हैं, उसके जो मेंबर होते हैं, वो पूरे इंडिया में होते हैं और हर स्टेट में उसकी एक यूनिट होती है। ठीक है, जैसे कांग्रेस हो गई या आपकी बीजेपी हो गई, तो हर स्टेट में हर जिले में इनके लीडर होंगे। ठीक है, जिला इकाई अध्यक्ष होंगे और ऑफिस वहाँ पे होगा और वहाँ से सारी चीज़ें गवर्न की जाती हैं। यहाँ तक कि इस डिस्ट्रिक्ट में अगर आप छोड़ दिए तो गांव गांव में इनके कैडेट होते हैं, इनके संगठन के लोग होते हैं, जिला अध्यक्ष होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, आपके युवा फोरम के अध्यक्ष होते हैं। तो ये ग्रास रूट लेवल पे ये नए कैंडिडेट बनाने में मदद करते हैं। आप लोगों को पार्टी से जोड़ने में ये संगठन, ये जो लोग होते हैं जो निचले स्तर पर जमीन पर उठ करके काम करते हैं, लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम करते हैं, गांव लेवल पे, जिले लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, तो वो किसी पार्टी की ताकत होते हैं, पार्टी उनसे बनती है। और आजकल कांग्रेस पार्टी में यही इन्हीं चीज़ों की कमी है कि जो संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो जमीनी स्तर पे जो झंडा लेके ढोने वाले लोग हैं, वो आजकल कांग्रेस में कम पड़ रहा है। इसका नतीजा उनको हर चुनाव में हार के साथ चुकाना पड़ रहा है। तो ये होते हैं पॉलिटिकल पार्टी में कुछ लोग होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी में भी अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही परिवार के लोग उस पार्टी के अध्यक्ष बने जा रहे हैं और वही मुख्यमंत्री बन रहे हैं, खानदान का खानदान मुख्यमंत्री बन रहा है, पार्टी में बाकी लोगों को मौका मिल ही नहीं रहा बनने का। जैसे अगर आप समाजवादी पार्टी को देखेंगे, बसपा को देखेंगे, ममता की जो पार्टी आपकी है तृणमूल कांग्रेस, उसको देखेंगे, या आप साउथ इंडिया में चले जाएंगे तो मुख्यमंत्री बाप है तो अगला मुख्यमंत्री उसका बेटा होगा। ये चीज़ अक्सर रीजनल पार्टीज में देखने को मिलती है। तो एक तो आपकी नेशनल पार्टी होगी, दूसरी होती है रीजनल पार्टी। रीजनल पार्टी में क्या होता है कि वो एक विशेष एरिया में उनका बोलबाला रहता है। अगर यूपी की बात करें तो सपा और बसपा आपकी रीजनल पार्टी हुई, समाजवादी पार्टी। इन पार्टियों का कुछ खास वोट बैंक होता है विशेष जातियों का। ठीक है, जितनी भी रीजनल पार्टी होती है विशेष जाति की पार्टी होती है। थोड़ा बहुत उस पार्टी में हर जाति के लोग रहते हैं, हर संप्रदाय के लोग रहते हैं, लेकिन जो कब्जा होता है पार्टी का वो उनके परिवार का ही होता है या उनके जाति बिरादरी वालों का होता है। सपा को आप एग्जाम्पल में लीजिए, बसपा को आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं। उधर आपका जो ये आप तमिलनाडु में चले जाइए तो डीएमके, एआईडीएमके आपके हो गए। तृणमूल कांग्रेस को ले लीजिए आप, वहाँ भी उसमें ले लीजिए। बिहार में भी आपकी बहुत सारी ऐसी पार्टियाँ हैं, जनता दल लालू वाली पार्टी ले लीजिए। ठीक है, बहुत सारी ऐसी पार्टियाँ हैं जो इनका प्रभाव एक लिमिटेड रेंज में होता है, एक लिमिटेड एरिया में होता है, एक स्टेट में होगा। उससे बाहर अगर ये जाते हैं तो इनको कोई पूछने वाला होता नहीं है। जैसे अगर यहाँ यूपी की समाजवादी पार्टी अगर पंजाब में चली जाए तो वहाँ उसको कोई जानने वाला नहीं है। ममता बनर्जी बंगाल से तृणमूल कांग्रेस से होकर के बिहार में आ जाए या यूपी में आ जाए तो उनको कोई नहीं पूछने वाला है, क्योंकि उनका जो वोटर बेस्ड है, जो उनका कोर वोट बैंक है, वो उस एरिया में है। पार्टी का जन्म वहाँ हुआ है और कुछ विशेष मुद्दों के आधार पर हुआ है। ठीक है, वो जो उसके मुद्दे हैं वो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, वो नेशनल मुद्दे उनके नहीं थे जब वो पार्टी बनी थी। एनसीपी आपकी है, महाराष्ट्र की पार्टी है, नेशनल कांग्रेस पार्टी। ठीक है, शरद पवार वाली उनकी पार्टी हो। तो ये इन्हीं सब पार्टियों को हम क्या कहते हैं। उड़ीसा में आपकी बीजेडी है, बीजू जनता दल है, नवीन पटनायक वाली पार्टी। ये सारी एग्जाम्पल किस में आते हैं, आपके रीजनल पार्टीज में आते हैं। रीजनल पार्टीज में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है, सबसे बड़ी जो कमी होती है, इंटरनल डेमोक्रेसी उसमें नहीं होती है। यानी पार्टी में डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं किया जाता है। ठीक है, सारे अधिकार एक ही परिवार के पार्टी के पास, जो उसके अध्यक्ष उसी के पास सीमित होता है, और दूसरे किसी को ऊंचा जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है या नहीं भी आदमी हो जा पाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद से जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको सिंबल दिया जाता है, उनका चुनाव चिन्ह उनको दिया जाता है। जैसे जितनी भी पार्टियां हैं उन सब पार्टियों का सिंबल है। सिंबल देता कौन है? ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देता है। ठीक है, जैसे बीजेपी है तो पहचानने के लिए उनका एक साइन है, क्या? कमल का फूल है। कांग्रेस है, उसका पंजा, हाथ का पंजा है, ऐसे ऐसे हाथ है। ठीक है, तृणमूल कांग्रेस है तो दो फूल हैं। ठीक है,
फिर आपका ऐसे ही ये आपकी सपा हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई तो उसका साइकिल है, बहुजन समाज पार्टी बसपा हो गई तो उसका क्या है, हाथी है। ठीक है, ऐसे ही आपकी आम आदमी पार्टी दिल्ली में ले लीजिए तो उसका साइन आपका झाड़ू है। तो जितने भी आपकी पार्टियां हैं उन सबका कोई ना कोई एक सिंबल जरूर होता है। अच्छा, सपोज कर लीजिए उन सबको पार करते हुए आपने इलेक्शन करवाया, इलेक्शन में तस्वीर कुछ ऐसे बनी कि किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। अगर सरकार बनानी है तो 272 सीट्स आपको लानी पड़ती है। 543 या 545 लोकसभा सीट में जिस पार्टी को 272 सीट मिलती है, इसके आसपास सीट मिलती है, तो वो बिना रोक टोक गवर्नमेंट बना लेती है, क्योंकि इनके पास मेजॉरिटी हो जाती है। जितने चाहिए एमपी उतने एमपी इनके जीते हुए होते हैं, तो वो अपना बना लेते हैं। लेकिन इससे पहले ऐसा होता नहीं था। 90s के दौर में 1990 से लेकर 2000 तक कुछ ऐसा हुआ था कि कई पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई थी। तो जब कई पार्टियां मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसको कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। उसको कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार कहते हैं। जैसे स्टेट्स में बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट अभी भी हैं जो गठबंधन में चल रही हैं, तो वो होती है। ठीक है, अगर इतना आपने कर दिया तो आप फ्री होके बनाएंगे, अपने दम पे बनाएंगे। तो 2014 से ये आपका शुरू हुआ है दौर। 2014 से अब तक जो इलेक्शन हुए हैं उसमें ये बीजेपी ने क्लीन स्वीप लगभग किया है और मेजॉरिटी से ये इसके सांसद आ रहे हैं। ठीक है, इनको ये गठबंधन की गवर्नमेंट नहीं है। अब पार्टी में सहयोगी लोग हैं, सहयोगी दल हैं पार्टी में, लेकिन ये आपको भी कोलिशन गवर्नमेंट इसको नहीं कही जाएगी। तो कोलिशन गवर्नमेंट वो होती है जो कई पार्टियों द्वारा मिलकर की गवर्नमेंट बनाई जाती है। जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना और आपकी वो मिली थी, एनसीपी मिली थी तो गवर्नमेंट बनी थी। बिहार में कभी नीतीश कुमार भाजपा के साथ मिल जाते हैं तो गवर्नमेंट बन जाती है, कभी लालू की पार्टी में चले जाएंगे तब गवर्नमेंट बन जाती है। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जो इस एरिया में काम करते हैं। तो इसी के साथ आप पूरा चैप्टर फिनिश होता है। बहुत जल्द मैं आपको आऊँगा इसके 3rd चैप्टर के साथ। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लग रहा हो, मैं आपको बढ़िया से समझा पा रहा हूँ, तो बिना वीडियो को लाइक किए मत जाइएगा, वीडियो को दबा कर शेयर करिएगा। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।